रुत आ गई रे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि इन ऋतुओं का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? आयुर्वेद संहिताओं में इनका क्या क्या वर्णन आया है और किस प्रकार इन ऋतुओं को समझकर हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं? अगर नहीं तो आपका स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ और इस चैनल पर हम लेकर आते हैं वो बातें जो जुड़ी है आपके स्वास्थ्य से, और इन बातों को हम लेकर आते हैं आयुर्वेद संहिताओं से। और आज हम बात करने वाले हैं ऋतुओं के बारे में। जब भी ऋतुओं की बात चलती है तो इसमें हमेशा जिक्र होता है हिंदू कालगणना का और हिंदू या हिंदी महीनों का। काफी लोग जानते हैं कि भारतीय कालगणना पद्धति और हिंदू कालगणना, इसमें कितनी बारीकियों से अभ्यास किया गया है मनुष्य जीवन का और हमारे स्वास्थ्य का। लेकिन इस कालगणना को समझना थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है, इसलिए हम इसे दुर्लक्षित करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन ऋतुओं को कैसे हमें समझना चाहिए, एक ऐसी बात जिसे समझकर हम इन ऋतुओं का अभ्यास कर सके, उन्हें समझ सके और उसके अनुसार हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। तो बात करेंगे कि हिंदू कालगणना के अनुसार कौन से महीनों में कौन से ऋतु रहते हैं, उन ऋतुओं में कैसा वातावरण रहता है और इन ऋतुओं को हम याद कैसे करें, कैसे समझें ताकि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत होती है जनवरी से, उसी के भांति हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है, वो होती है चैत्र के महीने से। चैत्र और वैशाख, ये दो महीनों में पहला ऋतु रहता है वो रहता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु यानी बाहर का मौसम, जब पेड़ों के पत्तियों का गिरना रुक जाता है और नए पत्ते आना शुरू होता है, ऐसे ऋतु को हम वसंत ऋतु करके समझते हैं। प्रायः चैत्र और वैशाख, इन दो महीनों में ये ऋतु रहता है। हम जब भी साल में बसंत पंचमी मनाते हैं, गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, उगादि मनाते हैं, रामनवमी या हनुमान जयंती जिस महीनों में आती है या बैसाखी जिस वक्त मनाई जाती है, वो सीजन या वो ऋतु रहता है वसंत ऋतु। इसे ऋतुराज भी कहा जाता है क्योंकि सबसे प्लेजेंट और सबसे सुखदायी ये ऋतु होता है। आमतौर पर मार्च, अप्रैल, मई के दरमियान ये ऋतु आता है, लेकिन इसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार समझना मुश्किल है क्योंकि ये जो भारतीय कालगणना है ये बहुत ही बारीकी के साथ और अभ्यास करके बनाई गई है, तो इसका तालमेल लगाना भी उतना उचित नहीं है अंग्रेजी कैलेंडर के साथ। चैत्र और वैशाख, इनके बाद में जो अगले दो महीने आते हैं वो है ज्येष्ठ और आषाढ़। ज्येष्ठ और आषाढ़, इन दो महीनों में जो ऋतु होता है वो होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, जैसे हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही उष्णता प्रधान ऋतु होता है, बहुत ज़्यादा इसमें धूप बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तो इस ऋतु को हम ग्रीष्म ऋतु करके समझ सकते हैं। जिस वक्त हम समर हॉलीडेज मनाते हैं या वट पूर्णिमा जिस ऋतु में आती है वो ग्रीष्म ऋतु रहता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद अगला जो ऋतु रहता है वो रहता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सावन और भाद्रपद या भादो, सावन और भादो, इन दोनों मासों में या दोनों महीने में जो आता है वो रहता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में गणेश उत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी ये त्योहार आते हैं। रक्षाबंधन भी इसी दरमियान मनाया जाता है या गुरु पूर्व का पर्व भी इसी वर्षा ऋतु में आता है। वर्षा ऋतु के बाद में आता है वो है शरद ऋतु। अश्विन और कार्तिक, इन महीनों में शरद ऋतु आता है। अच्छा सुखकारक और आह्लाददायक जो ये ऋतु रहता है इसे शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु में आती है नवरात्रि। अक्टूबर हीट जिसे हम बुलाते हैं वो शरद ऋतु का एक ऋतु रहता है और इसी के दरमियान विजयादशमी और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहार भी आते हैं। अश्विन और कार्तिक, इन दो महीनों में आने वाले शरद ऋतु के बाद आता है हेमंत ऋतु। मार्गशीर्ष और पौष या पूस मास के दरमियान जो आता है वो है हेमंत ऋतु। जिस वक्त हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं वो मास जो रहता है, वो ऋतु जो रहता है वो रहता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु यानी विंटर या ठंड की शुरुआत दीपावली के दिन जो रहते हैं
वो ठंडी के शुरुआत के दिन रहते हैं और ये ऋतु जो रहता है ये कार्तिक पूर्णिमा भी लेकर आता है। और अंतिम जो ऋतु रहता है वो है शिशिर ऋतु। साल के आखिरी जो 2 महीने रहते हैं, माघ और फागुन, इसमें जो ऋतु आता है वो शिशिर ऋतु होता है और काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड लेकर आता है ये शिशिर ऋतु। इसे पतझड़ करके भी हम समझते हैं। पेड़ के पत्ते गिरने का ये समय होता है। क्रिसमस, न्यू ईयर, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि ऐसे उत्सवों का ये पर्व रहता है शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतु है जो 2-2 महीने के काल के रहते हैं और इसमें पूरी प्रकृति बदलती रहती है। प्रकृति के अनुसार बाहरी जो वातावरण है वो बदलता रहता है और इसका सीधा जो संबंध रहता है वो हमारे स्वास्थ्य से रहता है, क्योंकि जो बाहर पृथ्वी में है वही हमारे शरीर में है और जो बदलाव सृष्टि में आते हैं वही हमारे शरीर की सृष्टि भी बदलते रहते हैं। लेकिन इन्हें समझने में दिक्कत सिर्फ यही आती है कि इन महीनों को याद कैसे रखें, कौन से महीने में कौन सा ऋतु चल रहा है ये कैसे याद रखें। तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है। जो आपके घर में कैलेंडर है, मैं अंग्रेजी कैलेंडर की नहीं बात कर रहा हूं, वो कैलेंडर जिसमें शायद अंग्रेजी महीनों का तो वर्णन है, साथ ही में हिंदू पंचांग या हिंदी महीनों का भी जिक्र किया है, उसमें इन महीनों को आप देख सकते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सभी महीनों का वर्णन इस कैलेंडर में आता है। और इन महीनों से ऋतुओं को कैसे पहचाने उसके लिए एक चार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। अगर आप यहां से वो डाउनलोड करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि अभी कौन सा मास चालू है और उसके अनुसार कौन सा ऋतु चालू है। अगर आप इतना भी समझने लगे तो आप आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि इस महीनों में आने वाले ऋतुओं का हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है। इन ऋतुओं के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, इन दोषों का तरतम भाव रहता है, क्षय प्रकोप प्रशम होता है और अगर हम उनका ज्ञान पाएंगे तो हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। सिर्फ तारीख या सिर्फ डेट देखकर आप आपका दिन, आपका महीना या आपका साल भी शायद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऋतुओं को समझेंगे तो आप आपका पूरा स्वास्थ्य मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम हमारे चैनल पर हर ऋतुओं का अभ्यास कर उसमें क्या आपका खान पान होना चाहिए और क्या आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, कौन से ऋतुओं में कौन से दोष शरीर में बढ़ते हैं, कौन से दोषों का प्रकोप होता है और उनका शोधन या उनकी शुद्धि कैसे की जाए, इस पर एक मालिका लेकर आ रहे हैं जो हर ऋतु में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे आपके फ्रेंड्स, फैमिली में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज्ञान हो कि इन ऋतुओं को समझकर वो अपना स्वास्थ्य कैसा अच्छा रख सकेंगे। तो अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।